नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में कोरोना के ऊपर फिर से लेके आया हूँ। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने कोरोना की हिस्ट्री और आपको आरटीपीसीआर और वैक्सीन और कैसे कोरोना इन्फेक्ट करता है, कौन कौन से स्ट्रेन होते हैं, इनके बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोरोना हमारे फेफड़ों को इफेक्ट करता है, कैसे एक स्वस्थ इंसान आईसीयू और वेंटिलेशन तक पहुंचता है। तो ये बहुत ही एजुकेशनल और वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है। तो हो गाइस, आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है, जब हमारे पास दवाई नहीं है तो ज्ञान ही ऐसा माध्यम है जिससे हम उससे बचाव कर सकते हैं। अगर हमें पता लग सकता है कि किस कंडीशन में अगर कोई पेशेंट है तो वो किस कंडीशन में है इस समय, और हम थोड़ा सा मतलब जागरूक हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो मैंने नाम रखा है कोरोना कैसे करता है आपके फेफड़ों पे वार। तो इसमें हम ये जानेंगे, पर इससे पहले जानने से पहले थोड़ा सा हम फेफड़ों के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हमारा श्वसन तंत्र काम करता है, कैसे। और थोड़ा सा ही है, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। तो देखिए, ये हमारा श्वसन तंत्र होता है। इसमें जो मेन ये है, ये आपकी ट्रेकिया कहलाती है, इसको हम श्वसन नली कहते हैं। तो विंडो पाइप भी कहा जाता है और इसको श्वसन नली कहा जाता है। ये आगे जाके दो भाग में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम ब्रोंकस कहते हैं। और ये ब्रोंकस आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि पेड़ की टहनियाँ ऊपर जाके बट जाती हैं, इसी तरीके से ये बट जाती हैं। और फिर ये बिल्कुल पेड़ की टहनियों जैसे आगे जाके जैसे पत्ती निकलती हैं, इनमें एल्वोलाइज होती हैं। तो ये जो एल्वोलाइज होती हैं, इनको हम एयर सैक कहते हैं। एयर सैक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर ही जो हम सांस लेते हैं, जो हम लेते हैं, वो इन्हीं के अंदर स्टोर होती है। स्टोर कहना ठीक नहीं रहेगा, मतलब इन्हीं के अंदर जाती है और इन्हीं से क्या होती है, आपको जो ट्रांसफर होती है आपकी रक्त नलियों में। तो ब्लड वेसल्स को मैं यहाँ रक्त नलियाँ बोलूंगा। वो वैसे धमनियाँ और स्रावी बोली जाती हैं, आर्टरीज और वेन के तौर पे। बट यहाँ मैं रक्त नलियाँ ही बोलूंगा, क्योंकि ये मैं थोड़ा जनरलाइज वीडियो लेके आया हूँ, पूरा बायोलॉजिकल वीडियो नहीं है, जिससे कि आम इंसान भी समझ सके कि कैसे कोरोना हमारे फेफड़ों को इफेक्ट करता है। तो ये फिर आगे जाके एल्वोलाई, ये मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया कि एल्वोलाइज हमारे कैसे होते हैं, एयर सैक कैसे होते हैं। इनको इनका ये गोल गोल सा चेहरा, मतलब स्पेयर टाइप से होते हैं। और स्पेयर ही क्यों होते हैं? क्योंकि इट्स प्रोवाइड द लार्जर सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया बहुत लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम श्वास लेते हैं वो यहाँ रह सके। और इसीलिए इनका जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है। तो ये जो नीचे वाला मैंने स्लाइड में दिखाया है, ये इस तरीके से शो करता है कि कैसे एक हेल्थी जो हेल्थी फेफड़े में एल्वोलाइज होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कहते हैं, एक्सचेंज होता है। तो हम जानते हैं कि हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन आप लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो है आपका एल्वोलाइज है। और इसके इन एल्वोलाइज के चारों तरफ क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल यानी कि रक्त नलियां पाई जाती है, जिनमें आपका रक्त बहता है। रक्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दो टाइप के रक्त होते हैं, दो प्रकार का होता है। मतलब इनकी अगर कोशिकाओं की बात करें तो जनरली दो टाइप की होती हैं। एक अलग भी होती है, प्लेटलेट्स वगैरह आते हैं, वो उसमें ना जाके हम सिंपल कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं। तो एक लाल रक्त कोशिकाएं और एक श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, हम जानते हैं उनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। और जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो होती हैं हमारे शरीर की आर्मी। एक तरीके से आर्मी होती है, जो कि रोगों से, जो कोई फॉरेन बॉडी अगर एंटर करती है, उससे लड़ने के का यूज में होती हैं। तो उनको हम श्वेत रक्त कोशिकाएं होते हैं। वो अलग अलग टाइप की अलग अलग होती हैं। जैसे हमारी सेना में डिवाइडेड है ना, थल सेना, वायु सेना और थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो ऐसे ही इनमें डिवाइड होते हैं। फिर उसमें भी एनएसजी, सीआईएसएफ, ऐसे ही यहाँ बहुत सारे डिवीजन देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरीके से समझिए देश ही है हमारा, और बिल्कुल हमारा शरीर ही हमारा देश है। और ये इससे लड़ने के बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं।
तो ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम जानते हैं, ऑक्सीजन हमने अंदर ली, ये इसके चारों तरफ क्या होती हैं, रक्त नलियां होती हैं, और इसमें जो ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन का इन रक्त नलियों में सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। डिफ्यूजन मतलब सिंपल प्रोसेस होता है कि कहीं पे कोई चीज की कमी है, मान के है, और एक जगह अधिकता है, तो जहां अधिकता है वहां से कमी की तरफ वो चीज जाएगी। ये सिंपल प्रोसेस इसके अंदर होता है। इसे हम पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं, जिसके अंदर हमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो एल्वोलाइज हैं, जो हमारे एल्वोलाइज होते हैं, ये जो है, इनमें क्या है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होता है, इसी के द्वारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है किस, कहाँ पे, आपकी ये आपकी रक्त नलियों में, और वो वहां से किसके लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा डिफरेंट कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाई जाती है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाई जाती है, जिससे कि वो ऑर्गन अपना काम पूरा कर सके। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आते हैं, यहाँ एलोलाइज में इसका कंसंट्रेशन कम होता है, तो ये यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाती है और फिर बाहर हमारे श्वसन तंत्र द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो ये सिंपल मूवमेंट होता है। इस पे जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, थोड़ा सा जान लेते हैं एलोलाई के बारे में। ये दो टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। टाइप वन जो है इसकी वॉल का निर्माण करता है, टाइप, और एक होता है टाइप टू सेल, जो कि यहाँ होते हैं, ये मेनली इनका काम होता है सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट बनाना। सरफेक्टेंट नाम से पता पड़ा, सरफेक्टेंट यानी कि जो सरफेस पे कोई चीज पाई जाती है उसे सरफेक्टेंट कहेंगे। वाटरी लिक्विड जो पाया जाता है उसे सरफेक्टेंट कहते हैं, मतलब जो तरल पदार्थ होता है उसे सरफेक्टेंट कहते हैं। तो ये जो बॉल की सरफेस पे जैसे मैंने दिखाया वाटर फिल्म है, इसी को सरफेक्टेंट कहते हैं। इसका मेन काम क्या होता है कि ये लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देती, लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देती, इसका ये मेन काम होता है। तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी था, क्योंकि आगे जब हम कोरोना के बारे में जानेंगे तो यही इन चीजों को इफेक्ट करता है। तो कोरोना वायरस के बारे में मैं पहले ही बता चुका था कि जो कोरोना वायरस होता है, ये इसके स्पाइक प्रोटीन, ये एनवेलप प्रोटीन, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका था। ये भी बता चुका था कि स्पाइक प्रोटीन जो होती हैं, वो जो होस्ट सेल होता है उसके अंदर कौन सा होता है, ACE2 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जो होता है, वो एज अ रिसेप्टर काम करता है। और ये मेनली जो अफेक्ट करते हैं हमारे लंग्स के अंदर, टाइप 2 सेल्स को इफेक्ट करते हैं। टाइप 2 सेल्स के अंदर ही ये AC2 रिसेप्टर होता है, और एक और होता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सीरिन 2 करके होता है, उसके साथ भी ये रिएक्ट करके होस्ट सेल के अंदर जाते हैं और अपनी मल्टीपल कॉपीज बना के उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। जैसे ही टाइप 2 सेल इन्फेक्ट होते हैं तो एक इंफॉर्मेटरी सिग्नल जनरेट होता है। इंफॉर्मेटरी सिग्नल एक तरीके से कहते हैं अलार्म सिग्नल जनरेट होता है। वो हमारे पूरा जो हमारा रोगों से लड़ने वाला तंत्र है उसको बिल्कुल एक संग, जैसे आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है, वहाँ एक घंटी बजती है और सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैयार हो जाती है। ऐसे ही यही काम इन्फॉर्मेटरी सिग्नल करता है। ये एक सिग्नल जनरेट करता है और जितने भी हमारे सेना के जवान होते हैं उनको जागरूक करने का काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मौके पे मैक्रोफेजेस पहुंचते हैं, मैक्रोफेजेस जाके देखते हैं भाई क्या है। जैसे कि हमारे पुलिस में एक पहले किसको कोबरा वाले चले जाते हैं, बाइक वाले, और वो पहले देख के आते हैं, फिर वो वहां से सिग्नल जनरेट करते हैं, भाई ये हमारे बस की का नहीं है। तो वहां जो ये सिग्नल जन तो दूसरे जगह, तो जो सिग्नल जनने का काम करता है वो करता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन जस्ट लाइक अ पोस्टमैन कह सकते हैं या फिर मैसेंजर कह सकते हैं। तो इसका मेन काम क्या है कि ये आपके इंफॉर्मेशन तो देता ही है, आपके जो प्रतिरक्षक तंत्र होता है उसको इंफॉर्मेशन तो देता ही है, साथ में क्या करता है और भी दो चार चेंजेस करता है, जैसे कि वेसोडाइलेशन करता है। वेसोडाइलेशन का सिंपल मैं बता देता हूँ, वेसोडाइलेशन क्या होता है। आपकी जो रक्त नली, आप जैसे ही उसने अलार्मिंग सिग्नल जनरेट किया, तो वो अलार्मिंग सिग्नल कि भाई वहां पे हालत खराब है, वहां और लोगों को भेजो, यानी कि और सेना को भेजो, हमारे हाथ में नहीं हो सकता। तो भाई सेना को जल्दी से जल्दी भेजा जाए तो क्या किया जाएगा, इतनी सारी सेना को तो क्या किया जाएगा, सड़क चौड़ी की जाएगी
तो सड़क हमारे यहाँ इसमें कौन का रक्त नलियां काम करती हैं। तो इन रक्त नलियों को क्या हो जाता है, वैसोडाइलेशन द्वारा इनका जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन यानी कि छेद जिसे कहते हैं, वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्त प्रवाह हो सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में और इम्यून सेल वहां तक पहुंच सके। तो ये काम जो होता है ये वैसोडाइलेशन कहलाता है। और वैसोडाइलेशन में क्या होता है कि परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देखिए, हम जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती हैं वो सेमी परमेबल होती हैं। परमेबल परमेबल का मतलब होता है परमिट, एक तरीके से परमिट प्रदान करना। तो सेमी परमेबल यानी कि कुछ चीजों को अपने अंदर से परमिट करती हैं कि वो अपने मतलब उस वॉल से क्रॉस कर सके, और कुछ को नहीं करती। पर जैसे ही वैसोडाइलेशन होता है, जैसे ही साइटोकाइनिन, तो इनकी परमेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है कि ज्यादा से ज्यादा इम्यून सेल जो है, जो जहां पर आपकी लड़ाई छिड़ी हुई है, यानी कि जो एल्वोलाइज है, वहां तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये पहुंच सके, इसलिए उनकी परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। और परमेबिलिटी चेंज होने के साथ वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके इम्यून सेल पहुंच पाते हैं। माइल्ड पेशेंट में ये यहीं तक ही पहुंच पाता है, माइल्ड नहीं मैं कहूंगा, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में ये यहीं तक ही हो पाता है। और यहीं आपका प्रतिरक्षक तंत्र जो होता है, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो इनसे लड़ने के काबिल होता है और इनको हरा देता है, और आपके अंदर इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। जिनको जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये यहीं तक काम करता है। बट जो सिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, जिनके अंदर थोड़ा बहुत सिम्टम्स दिखाई देने लगता है, उनकी सांस उखड़ने लगती है, उनके अंदर यही क्या होता है कि जैसे ही परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो मैक्रोफेजेस और क्या कहते हैं न्यूट्रोफिल तो एंटर करते ही हैं। न्यूट्रोफिल भी एक तरीके से, जैसे मैंने बताया ना कि अलग अलग रैंक होती है, तो ऐसे ही न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स अपने आप में श्वेत रक्त कोशिकाओं में सबसे ज्यादा होते हैं और वो वहां पर पहुंचते हैं। तो ये जब परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो वहां पे क्या होता है, ये फ्लूइड जो होता है, सेल्स तो आते ही आते हैं, एक फ्लूइड भी यहाँ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही फ्लूइड ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है, उधर क्या होता है कि हमारे जो साइटो टाइप 2 सेल्स थे, उनको धीरे धीरे वायरस इन्फेक्ट कर रहा होता है, उनको खत्म कर रहा होता है। तो वहां जो है वाटरी फ्लूइड जो होता है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे, आपके एल्वोलाइज के अंदर। अब यहाँ पे अगर फ्लूइड भरेगा तो ये किसके लिए काम था, यहाँ तो भैया ऑक्सीजन, यहाँ गैस रहती थी, इनका आदान प्रदान होता था। पर यहाँ तो फ्लूइड भर गया, तो क्या हो गया, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की जैसे ही कमी होगी, तो हमें तो पूरी ऑक्सीजन चाहिए हमारे शरीर को। तो हम क्या करते हैं, फोर्सफुल ब्रीथ लेना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे शरीर का SpO2 घटने लगता है, और हमें यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। तो यही फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा तो यहाँ जो वाटरी सब्सटेंस था, जो सर्फेक्टेंट था, वो क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, वो फ्लूइड उसके साथ मिलना स्टार्ट होगा, और वो जो गाढ़ा सा जो था, जो उसका कंसंट्रेशन था, वो इफेक्ट होगा और वो पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। डाइल्यूशन ऑफ द सर्फेक्टेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो पतला होगा, तो क्या होगा भाई, उनका काम क्या था, लंग्स को कोलैप्स होने से बचाना, फेफड़ों को कोलैप्स होने से बचाना। तो वो एल्वुलाइज क्या होंगे, कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोलैप्स होंगे तो क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज आपका लो हो जाएगा। तो ये आपको मॉडरेट इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, जिनके अंदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बात करते हैं सीवियर पेशेंट में क्या होता है। सीवियर पेशेंट में सारा कुछ चलता है, यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ सर्फेक्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि उनके अंदर एक कंडीशन एक्स्ट्रा हो जाती है कि उनके अंदर ये प्रोटीन रिच फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पूरे एल्वोलाइज को इन्फेक्ट कर देता है। तो वहां क्या होता है कि जैसे ही ये प्रोटीन रिच फ्लूइड इंक्रीज होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक इन्फ्लेमेटरी सिग्नल जनरेट होते हैं। और ये इन्फ्लेमेटरी सिग्नल क्या करते हैं, साइटोकाइनिन स्ट्रॉम बनाते हैं। तो साइटोकाइनिन स्ट्रॉम मतलब उनकी बाढ़ आ जाती है मैसेंजर्स की, और वो अलार्म बहुत तेजी से बजने लगता है कि भाई यहाँ कुछ नहीं हो रहा, आप और ज्यादा संख्या में जो है वो सेना भेजो, यहाँ भाई हमारे बस की बात नहीं है।
तो वहां और ज्यादा आपके क्या होते हैं, जो प्रतिरक्षक तंत्र के और सेल्स होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, और वो उनका बस एक ही काम होता है, भाई उसको मारो, कैसे भी दुश्मन को खत्म करो। तो वो वहां खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो ये कुछ नहीं देखते कि ये हमारा सेल है या दूसरे का सेल, मतलब बाहर बाहर की बॉडी है या फिर अंदर की। वो अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं हम। तो जैसे मैंने बताया कि जो हम वायरस होता है वो क्या करता है कि टाइप 2 सेल को इन्फेक्ट करता है, तो वो उनको फॉरेन बॉडी समझता है और उनको किल करना स्टार्ट करता है। और जब अंधाधुंध फायरिंग होगी तो कुछ टाइप 1 टाइप 2 सेल, और वो उन सबको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो लंग्स के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। और इस केस में क्या होता है कि आपके जो एल्वोलाइज होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, और एल्वोलाइज कोलैप्स होते हैं तो उस कंडीशन को डॉक्टरी टर्म में कह देते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट, एक्यूट का मतलब मैं बता देता हूँ, दो चीज होती है, एक होती है एक्यूट और एक क्रोनिक। एक्यूट जो डिजीज होती है वो मतलब बहुत जल्दी होती है और बहुत जल्दी खत्म हो, मतलब बहुत जल्दी सही भी हो जाती है और बहुत जल्दी आपके अंदर जनरेट भी होती है। तो एक्यूट डिजीज वो होती है जैसे कि जैसे कि बिल्कुल आपको तुरंत जैसे बुखार आया, बुखार आके ठीक हो गया, तो बट वो एक्यूट डिजीज में नहीं आएगा, क्योंकि बुखार आना तो हमारी बॉडी का क्या कहते हैं एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। पर ये यहाँ पे मान के चलिए वो डिजीज आती हैं जिनके अंदर जो जल्दी से मतलब सिर्फ 4-5 दिन में हुई और 8-10 दिन में वो ठीक हो जाती हैं या महीने भर में ठीक हो जाती हैं, तो वो एक्यूट डिजीज कहलाती है। और क्रोनिक डिजीज क्या होती है, वो धीरे 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 लगी रहती है, जैसे कि कैंसर कहिए, और क्या कहते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं, तो वो भी अब बहुत समय से मतलब धीरे 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 लगी रहती है और बाद में जाके बहुत ज्यादा सीवियर बन जाती हैं और जनरली डेथ। एक एक्यूट डिजीज क्या होती है, क्रोनिक बन सकती है, पर क्रोनिक डिजीज एक्यूट नहीं होती। तो जो एक्यूट डिजीज जैसे कि हम बात करें अस्थमा, अस्थमा आगे जाके जो है आपको क्या कहते हैं क्रोनिक में अगर ज्यादा समय तक परसिस्ट करता है तो क्रोनिक में डेवलप हो जाता है। तो ये एक्यूट और उसके तहत एक्यूट मतलब आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का सिंपल सा मतलब है कि आपका जो श्वसन तंत्र है वो पूरी तरीके से ठप हो जाता है, आपको सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा आपका SpO2 डाउन हो जाता है, और आपको क्या होता है कि आपको क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और क्या कहते हैं ICU केयर की जरूरत पड़ती है। इस केस में डॉक्टर क्या करते हैं कि वो ज्यादातर स्टेरॉइड्स लगाते हैं। स्टेरॉइड्स का मेन काम क्या होता है कि या तो किसी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएंगे या फिर उसको घटाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टेरॉइड्स लगाए जाते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो ये साइटोकाइन स्टॉर्म जनरेट हुआ है, तो जो इम्यून रिस्पॉन्स जो एक साथ जनरेट हो रहा है उसको सप्रेस करने का काम करते हैं, उसको लोअर डाउन करते हैं, जिससे कि क्या हो कि भाई और ज्यादा सेल्स को इन्फेक्ट ना मतलब और ज्यादा सेल को डिस्ट्रॉय ना किया है। तो ये इसलिए इनको स्टेरॉइड दिए जाते हैं, साथ में और दवाइयां भी दी जाती हैं जो उस इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं। ये स्टेरॉइड्स का पर्पस होता है। फिर कभी कभार क्या होता है कि ज्यादातर जो केस में जिनमें डेथ कॉज होती है वहां सीवियर कंडीशन क्रिएट होती है, वहां क्या होता है ये जो प्रोटीन रिच फ्लूइड है जो अभी एल्वोलाइज तक था, ड्यू टू द परमेबिलिटी चेंज, यानी परमेबिलिटी चेंज होते ही ये कहाँ पहुंच जाता है, ये आपके ये जो रक्त नलियां होती हैं जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये इनके अंदर चला जाता है। अब जैसे ही ये प्रोटीन रिच फ्लूइड इनके अंदर पहुंचता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचता है, तो एक कंडीशन होती है उसे कहते हैं हम सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, पहले तो एल्वोलाइज से ही भैया ये इन्फ्लेमेटरी सिग्नल आ रहा था, अब ये बॉडी के अदर पार्ट से आना स्टार्ट हो जाता है। वहां पर ये क्या करता है, ब्लड जो नलियां होती हैं वहां पे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे इन्फ्लेमेटरी सिग्नल जनरेट होता है वहां पर खून का थक्का जमना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होती है तो बॉडी किस में चली जाती है, सेप्टिक शॉक में, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होगी तो ब्लड का फ्लो रुकेगा, फ्लो रुकेगा तो आपका बीपी लोअर डाउन होगा, और जैसे ही आपका ब्लड फ्लो रुकेगा तो जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है जो डिफरेंट ऑर्गन्स को मिलनी चाहिए थी, जो और ऑर्गन होते हैं उनको मिलनी चाहिए थी उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो नहीं मिल पाती, और यहाँ देखा गया है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर देखने को मिलता है। ये बहुत ही क्रिटिकल यूनिट क्रिटिकल कंडीशन होती है और यहाँ पर आपको वेंटिलेशन तक की जरूरत पड़ती है, तक की नहीं वेंटिलेशन की ही जरूरत पड़ती है। और
यहाँ एक्स्ट्रा केयर की भी जरूरत होती है। इवन इन्हीं ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि 50% डेथ कॉज देखने को मिलती है। तो ये तो था कि किस तरीके से आप वेंटिलेशन तक पहुंचते हैं। अब मैं इस स्लाइड के अंदर ये बताऊंगा कि हम मैंने जो मैंने क्या जो डॉक्टर्स वगैरह उन्होंने पेशेंट्स को 4 टाइप के पेशेंट्स में डिवाइड किया है। पहले होते हैं एसिम्प्टोमेटिक, जिनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देता, और जो क्या होते हैं सिम्टम्स ना दिखाई, ये तो बस खाली ये है कि रेंडमली अगर कोरोना की टेस्टिंग हो रही है उनमें पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो ये वो वाले पेशेंट होते हैं, इनके अंदर कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, तो इन्हें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कहते हैं। ये टोटल पेशेंट्स के 30% जो अब तक पेशेंट मिले उनमें 30% टोटल जो थे, नियरली 30% पेशेंट ऐसे थे जिनके अंदर कोई सिम्टम देखने को नहीं मिला। जो सबसे ज्यादा पेशेंट थे वो सिम्टोमेटिक पेशेंट थे, नियरली 50% टोटल पेशेंट्स के, टोटल पेशेंट्स जितने भी थे उनके 50% नियरली ये थे, और इनके अंदर भी डेथ कॉज नहीं होता है। जो जो अगले पेशेंट है वो सीवियर सिम्टोमेटिक पेशेंट है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो जो थे वो टोटल के 10% थे, और क्या कहते हैं इनके अंदर 15% के अंदर देखा गया कि डेथ कॉज हो जाती है, क्योंकि उनको पूरी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती। और जो सीवियर कंडीशन, जिनके अंदर सीवियर देखने को मिलता है, जिनको वेंटिलेशन तक की जरूरत पड़ती है, वो टोटल के 5% होते हैं, और उनमें से 50% देखने को मिलता है। इन्हें मोस्ट सीवियर पेशेंट्स कहा जाता है। तो पहले ये सिम्टोमेटिक पेशेंट्स की बात कर लेते हैं। इस साइकिल को मैंने 25 डे की साइकिल बनाया है, और इसमें देखते हैं कि किस तरीके से, तो 2 से 4 दिन तक तो भाई जो हमारा जो वायरस है वो आपके श्वसन तंत्र से होता हुआ आपके एल्वोलाइज तक पहुंचता है, तो आपके अंदर ज्यादातर कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। गले में हल्की सी खराश देखने को मिलती है, पर ज्यादातर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, पर सिम्टोमेटिक पेशेंट में ये भी देखने को नहीं मिलता। फिर उनके बाद क्या होता है कि भाई जो मैंने बताया वहां तक दिखाई देता है सिम्टोमेटिक, और वहां पर उसका इम्यून रिस्पॉन्स जो प्रतिरक्षक तंत्र होता है वो वहां पर इम्यूनिटी क्रिएट कर लेता है, और वो लोग इम्यून हो जाते हैं। और ये जो बाहर मैंने लाल कलर का दिखाया है, ये इम्यून तो हो जाते हैं पर ये कंटीजियस रहते हैं, उनका शरीर उनसे लड़ने के काबिल हो जाता है, क्योंकि हम आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में मैंने बताया था, वो वायरल लोड के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा मतलब अगर आपके अंदर वायरल लोड कम होगा तो वो आरटीपीसीआर के अंदर डिटेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर जैसे ही आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आती है और आप समझते हैं हम ठीक हो गए और घूमना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, आपको घूमना नहीं है, आपको कम से कम नहीं है 14 दिन या 15 दिन का क्वारंटीन रहना है, जिससे कि आप दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना कर सकें। ये कंटीजियस होते हैं इनके अंदर, क्योंकि आप तो इम्यून हो चुके हैं पर आप दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, दूसरे के अंदर आप कोरोना वायरस दे सकते हैं, वो उसके खिलाफ इम्यून नहीं है, उसका वो उसके खिलाफ उसके लिए खतरनाक है। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं ये ज्यादातर खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पता ही नहीं पड़ता, अगर टेस्टिंग ना हो तो पता ही नहीं पड़ेगा ये कोरोना वायरस से ग्रसित है। दूसरा तरह के पेशेंट होते हैं जिन्हें सिम्टोमेटिक पेशेंट कहते हैं। ये सिम्टोमेटिक पेशेंट ये टोटल के 50% थे। इनके अंदर भी 3 से 4 दिन तक या 5 दिन तक कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, फिर इनके अंदर धीरे धीरे सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट करते हैं, और ये अपनी रिपोर्ट देखते हैं तो ये पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो और फिर अगर ये थोड़ी सी दवा वगैरह लें और घर पे ही रहें तो ये घर पे ही ठीक हो जाते हैं। पर अगर इनकी बात करें तो ये टोटल जो 25 डे की साइकिल में 21 दिन तक कंटीजियस रहते हैं इम्यून होने के, क्या कहते हैं, तभी तो जब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है सरकार कम से कम कहती है कि आप 14-15 दिन तक क्वारंटाइन रहें, क्योंकि आप का शरीर इम्यून हो गया है पर आपके अंदर अभी भी कोरोना वायरस है, वो आपका शरीर उनसे लड़ रहा है, पर वो उनका जो वायरल लोड है वो कम हो गया है, इसीलिए आरटीपीसीआर में आपकी जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। तो इनके अंदर भी डेथ कॉज नहीं होती। जो डेंजरस चीज होती है वो यहाँ देखने को मिलती है, जिनके अंदर सीवियर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिनके अंदर SpO2 काफी ज्यादा 85-80 से भी नीचे जाके 70-60 तक पहुंचता है, और उनको क्या कहते हैं ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो इनको ये क्या होते हैं कि इनको भाई हॉस्पिटल में रखना पड़ता है और स्टेरॉइड्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, और फिर आगे जाके ये सरवाइव कर जाते हैं और ये इम्यून हो जाते हैं। पर अगर कंटीजियस नेचर की बात करें तो ये होल जो 25 दिन है उस तक कंटीजियस रहते हैं, इनको भी मोर यानी कि
10 से 14 दिन का क्वारंटीन रहना जरूरी है। इनके केसेस में देखा गया कि नियरली 15% तक डेथ कॉज देखी गई। और जो सबसे जब बुरी हालत होती है वो होती है इनकी, क्योंकि इनके अंदर मोस्ट सीवियर इन्फेक्शन होता है, इनको वेंटिलेशन और आईसीयू केयर की आवश्यकता होती है, काफी ज्यादा स्टेरॉइड्स वगैरह और रेमडेसिविर इंजेक्शन इन सब की आवश्यकता इनको ज्यादा होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, काफी ज्यादा केस बिगड़ चुका होता है। जब ये इम्यून हो जाते हैं तो इनमें देखा गया आधे केस इम्यून हो जाते हैं, आधे केसेस में डेथ कॉज होती है। और कंटीजियस नेचर की बात करें तो ये होल साइकिल में कंटीजियस रहते हैं, इनको क्या कहते हैं, प्रॉपर आइसोलेशन की जरूरत होती है। तो गाइज ये मेरा वीडियो था, इसमें होप आपको पसंद आया होगा। तो वैक्सीन के बारे में मैं फिर से वीडियो को खत्म करने से पहले फिर से आपसे कहूंगा कि गाइज वैक्सीन जरूर लें। वैक्सीन आपके जो प्रतिरक्षक तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको बताती है कि भाई हम किससे लड़ रहे हैं। आपने वहां देखा कि वो उनको कोई वो नहीं कि वो अपने सेल को मार रहे हैं दूसरे सेल को मार रहे हैं। वैक्सीन का काम यही है कि भाई उसको दिखाना है कि भाई तुम्हें इससे लड़ना है। मेमोरी टी सेल्स के अंदर ये जो मेमोरी है वो स्टोर होती है। तो इस तरीके से इतना ज्यादा वो मतलब फायर हर जगह नहीं करनी पड़ती, हमारे इम्यून सिस्टम को सीधा टारगेट पे इफेक्ट करता है। तो इसलिए वैक्सीन आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो आपको सीवियर कंडीशन में जाने से रोकती है। बाई चांस अगर केसेस देखने को मिले कि वैक्सीन लग गई है तब भी वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो वो उनको उस सीवियर कंडीशन में नहीं जाने देते। तो इसलिए गाइज मैं कहूंगा आपसे कि वैक्सीन जरूर लगवाइए, जिसको अवेलेबल हो वैक्सीन जरूर लगवाइए। थैंक यू गाइज, मैं वीडियो अपनी खत्म करूंगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।